हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फाइनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लैक्टेशन एंड पार्चुलेशन के बारे में। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुलेशन, इसमें बहुत सारे हमारे हार्मोन्स भी आएंगे, फर्टिलाइजेशन के अंदर आएंगे, प्रेगनेंसी के टाइम पे आएंगे, इम्प्लांटेशन में भी बहुत सारे हार्मोन आते हैं, किस डे पे हमारा इम्प्लांट होगा हमारा फर्टिलाइज एग, कैसे जो बेबी की डिलीवरी होगी, कौन से मंथ में कौन सा ऑर्गन्स बनेगा, ये सब हम आज के लेक्चर में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और पहले के जो भी हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, गैमेटोजेनेसिस है, ये सारे के बारे में पढ़ लिखा है। अगर आपने वो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, अब वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सबसे पहले हम इसकी पूरी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे कि हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट ओवम का न्यूक्लियस, मतलब कि ये मेल और फीमेल गैमेट का जो हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा हमारे स्पर्म का और ओवम का, जिसके अंदर हैप्लॉइड मतलब यहाँ पे होगा 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम और उनका भी रहेगा 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों का क्या होगा, फ्यूज होगा और फॉर्मेशन करेगा हमारे जाइगोट का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन द कॉन्टिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस रिजल्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल्स वेजाइना, दिस प्रोसेस नोन एज इंसेमिनेशन। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, जब कॉपुलेशन का हो गया, फिर कोई इंटरकोर्स होगा या फिर क्वाइटस का यहाँ पे एक्ट होगा, तो क्या होगा, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस, मतलब कि जो ग्लैंड्स पेनिस रहेगा हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया हमारे मेल का, जो कि उसका कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, वो जब क्या करेगा फीमेल की कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब वजाइना के पास क्या करेगा, बहुत तेज से स्टिमुलेशन, वहाँ पे कंटिन्यूस स्टिमुलेशन होते रहेगा। तो क्या होगा, ग्लैंड्स पेनिस का रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे सीमेन क्या करेगा, वो डिस्चार्ज और इजैकुलेट कर देगा कहाँ पर, हमारे फीमेल के वजाइना के पास। उसके बाद क्या होगा, इसी पर हम कहते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म आता है, इसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन और वॉशिंग ऑफ स्पर्म्स। इसमें क्या आएगा, दे आर रिक्वायर्ड फॉर 1 to 2 hours फॉर सेपरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सीमेन। सीमेन क्या होता है, बेसिकली एक मीडियम होता है जो कि क्या करता है, हमारे स्पर्म को हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पूरा वेजाइना तक पहुंचाने तक की जो पूरी प्रोसेस रहती है हमारी, वो पूरे पाथवे में उसको क्या करता है, अपने साथ रखता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है और उसे वेजाइना के अंदर क्या करता है, डिलीवर कर देता है। अब सीमेन का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या करेगा, सीमेन क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और स्पर्म जो है वो यहाँ से अलग होकर आगे यूट्रस की तरफ मूव करेंगे, फेलोपियन तरफ जाएंगे। दोनों ही क्या होता है, हमारे स्पीशीज स्पेसिफिक केमिकल्स के अंदर सिक्रीट होते हैं। फर्टिलाइजर हमारे ओवम के ऊपर रहेगा, एंटी फर्टिलाइजर हमारे स्पर्म के ऊपर रहेगा। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके कारण क्या होगा, एट अ टाइम ऑफ ओवल्यूशन, मतलब कि बहुत ज्यादा हमारा एक्टिव होता है, हमारा जो ओवम होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है वो 2 दिनों के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजिंग केमिकल क्या करता है, सिक्रीट करता है हमारे पूरे फेलोपियन ट्यूब के पास। जैसे ही हमारा स्पर्म जो है हमारे यूट्रस के थोड़ा पास जाएगा, उसको क्या करेगी, ओवम अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी वो केमिकल से। ठीक है। द ह्यूमन मेल approx ejaculate about 5 to 5.5 ml of semen during a coitus or intercourse, of which normal fertility is 60% and 40% have a vigorous mortality। मतलब कि इस लाइन से हम क्या समझेंगे, जो हमारा ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है बेसिकली 5 to 5.5 ml सीमेन को हमारे कॉपुलेटरी ऑर्गन फीमेल के वजाइना के पास, और बेसिकली उसमें से भी 100% में से 60% जो होता है स्पर्म, उनका क्या होता है, नॉर्मल फर्टिलिटी रेट होता है। वही जो हमारे 40% जो स्पर्म होते हैं वही हमारे विग्रस मोर्टेलिटी शो करते हैं, जो कि आगे जाके हमारे फर्टिलाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको कुछ डाउट है इस टॉपिक में, यहाँ पे इसमें कुछ समझ नहीं आया आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, enter into the uterus and finally reach to the ampullary junction or ampullary region of the fallopian tube। मतलब कि क्या करेंगे, हमारे मोटाइल स्पर्म रहेंगे बहुत तेज से स्विम करके और यहाँ से पास मूवमेंट करके हमारे यूट्रस सर्विक्स के जरिए क्या होंगे, यूट्रस में चले जाएंगे और यूट्रस से आगे जाके क्या हो जाएंगे, एम्पुलरी जंक्शन हमारे जो कि फॉलोपियन ट्यूब में होता है वहां पे चले जाएंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। After ovulation, the ovum released from ovary and it's also ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से स्पर्म आ रहा है हमारा और यहाँ से क्या आ रही है, हमारी ओवम आ रही है। जैसे हमारा ओवल्यूशन होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे हमारा ओवल्यूशन होगा 14th डे हमारा कंप्लीट होगा ओवल्यूशन के बाद, 14 to 16 डे तक क्या रहेगी, यहाँ पे हमारा फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुलरी जंक्शन पर हमारा क्या करेगी, ओवम जो हमारे स्पर्म का क्या करेगी, वेट करेगी। अगर उस टाइम पर हमारा
कॉपुलेशन या इंटरकोर्स होता है तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, फर्टिलाइजेशन इज ओनली ऑकर इफ द ओवम ऑफ फीमेल गैमेट स्पर्म ऑफ मेल गैमेट are transport simultaneously to the ampullary region. That's why the reason not all copulation lead to fertilization and pregnancy. इसलिए बातों को समझे यहाँ पे कि जब तक हमारे पास यहाँ पे दोनों स्पर्म और ओवम फीमेल और मेल का गैमेट एक समय पे अगर वहां पे नहीं पहुंचा तब जाके हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। अगर नहीं पहुंचेंगे दोनों एक साथ सिमिलटेनियसली वहां पे एम्पुलरी जंक्शन पर, तो यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन और आगे प्रेगनेंसी क्या होगी, कंटिन्यू नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द स्पर्म डाई ड्यू टू द एसिडिक सिक्रीशन फ्रॉम यूट्रस वॉल, मतलब कि जो हमारी यूट्रस की वॉल होती है वो एसिडिक सिक्रीशन करती है हमारे यूट्रस के अंदर, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे फीमेल के ऑर्गन्स को ना हो पाए। पर उसे क्या पता है कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो स्पीशीज स्पेसिफिक है, उसे तो कुछ पता नहीं होता, तो वो क्या करती है एसिडिक एनवायरनमेंट वहां भी क्या कर देती है, फैला देती है हर तरफ। कुछ हमारे ऐसे स्पर्म होते हैं जो कि वहां पे क्या हो जाएंगे, डाई हो जाते हैं। कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिसके पास हमारा हेड नहीं होगा, किसी के पास टेल नहीं होगा, कोई बाय हेडेड होता है, किसी में और कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी के अंदर कहते हैं मोर्टेलिटी नहीं होती ठीक से, तो क्या करते हैं वहां जाके क्या करेंगे, हमारे बहुत से स्पर्म जो है वहां जाके वो डाई हो जाते हैं। दैट्स व्हाई द रीजन ओनली 100 और थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म आर एबल टू रीच थ्रू द फेलोपियन ट्यूब एम्पुलरी रीजन। इसीलिए सिर्फ हमारे 200 से 400 मिलियन स्पर्म्स में से 100 से 1000 स्पर्म ही है जो हमारे रीच कर पाते हैं हमारे एम्पुलरी रीजन, हमारे फेलोपियन ट्यूब को, और वही है जो स्पर्म है वही चुने जाते हैं हमारे यूट्रस और फीमेल के जरिए। कैसे पता करेंगे हमें कैसे चुना जाता है, जो कि पूरी कठिनाइयों को पूरा हमारे भेद कर हमारे फेलोपियन ट्यूब तक जा रहे हैं, उसी स्पर्म से क्या होगा, वो हेल्दी स्पर्म्स हमारे पाए जाएंगे, इसके अंदर बहुत सारा विग्रस मोर्टेलिटी, अलग पावर, एक एनर्जी रहेगी। वही स्पर्म जो जाके हमारे फीमेल एग ओवम के साथ क्या करेंगे, जाके वहां पे फर्टिलाइज करेंगे और हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे स्पर्म जो होता है हमारी सारी बाधाओं को क्या करता है, हमारा स्पर्म जो है वो लांग के जाता है और फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी जंक्शन तक जाके वहां पे फ्यूजन होता है उसका स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस का, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का, और यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। वैसे आप लोग को भी जितनी भी आपके अंदर सारी बाधाएं आ रही है बीच के पेपर के टाइम पे, आप लोग की क्लास 12 बोर्ड के लिए जितनी भी आपकी बाधाएं आ रही है, सबको आपके लांग के सबको छोड़ छाड़ के आपको आगे बढ़ना है अपने सक्सेस की तरफ। जैसे आप जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे ना, उस दिन आपके मम्मी पापा के आंखों में आपको वो खुशी दिखेगी जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। तो मम्मी पापा के लिए खासकर आप पढ़ लीजिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद की मम्मी पापा के लिए पढ़ना है आपको, दूसरों के लिए भी नहीं पढ़ना है। जिससे आपको खुद खुशी मिले, खुद को मोटिवेट कीजिए कि नहीं आज मुझे चैप्टर कंप्लीट करके छोड़ना है, कैसे भी हो, बोले रात को सोऊंगा नहीं पर चैप्टर कंप्लीट करके सोऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं, जो हमारा स्पर्म है वो तो पहुंच गया हमारे फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी जंक्शन तक। अब इसके बाद आएगी हमारे कुछ कॉर्टिकल्स रिएक्शन, जो हमारे स्पर्म और ओवम की लेयर्स के साथ होगी, उसको आप एक बार ध्यान समझिएगा। उसमें कुछ केमिकल्स और एंजाइम्स के नाम मैं बताऊंगा, उसको एक बार आप याद रखिए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में। कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब हमारा ओवम और स्पर्म जो है वो कॉन्टेक्ट में आ जाए एक दूसरे के, तब क्या क्या चेंजेस आता है हमारे दोनों के अंदर। In the acrosome of sperm undergo the acrosomal reaction and release of certain sperm lysine enzymes which dissolve the egg layer and finally penetration of sperm with an ovum or egg। मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो एक्रोसोम है हमारा स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारे मैनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स का नाम है, ये हमारी लेयर्स होती है जो हमारे एग के ऊपर कवर करके रखती है उसे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे लेयर्स जो है हमारी एग्स की, और उसको कौन कौन से स्पर्म के एंजाइम है वो क्या कर सकते हैं, उसको पेनिट्रेट और क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर रहेगी उसको हम एक्रोसीन नाम के एंजाइम्स क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हाइलोनाइड्रेज एंजाइम जो रहेगा स्पर्म के हेड एक्रोसोम के अंदर पाया जाएगा। सेकंड एग की लेयर आती है हमारी कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये क्या करेगी, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम से क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे। और इसके बाद जस्ट आखिरी लेयर होती है हमारी जोना पेल्यूसिडा, इसको हम जोना राइसिन से क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने हमारी प्री वेटलाइन मेम्ब्रेन आती है, हमारे प्री वेटलाइन स्पेस आता है हमारे ओवम का। इसमें क्या होता है, कोई भी जो स्पर्म रहता है जाके अगर टच हो गया उसके अगर कहाँ पर, कोन ऑफ रिसेप्टर, क्या कह रहा है पॉइंट, now the sperm fused with the plasma membrane or pre-vitelline membrane of the egg at this side is called as cone of receptor। जैसे कि ये हमारा एग का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का हमारे एग का ओवम का स्ट्रक्चर रहता है, वो पूरा ओवल नहीं होता है, उसमें यहाँ पे ग्रूव रहता है, जहाँ पे क्या होता है हमारा जो स्पर्म है यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ से क्या करेगा डायरेक्ट उसको ओवम अंदर ले लेगा अपने, और यहाँ पे क्या कर देगा वो, आफ्टर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म और द सिंगल स्पर्म the membrane become repolarized and formed 900 thick angstrom layer which are modified of pre-vitelline space। No other sperm can penetrate in the ovum। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जैसे ही हमारा स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, हमारा स्पर्म जो है यहाँ से अंदर आ जाएगा, उसका न्यूक्लियस जो है उसके अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा, एक प्री वेटलाइन स्पेस यहाँ पे सिक्रीट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगी, 900 थिक यहाँ पे आर्मस्ट्रांग लेयर बन जाएगी हमारे एग के ऊपर, जो क्या करेगी, पॉली एम्ब्रियो से हमारे क्या करेगी, एग की रक्षा करेगी। मतलब कि अगर एक बार ये स्पर्म अंदर आ गया, कोई भी एक सिंगल स्पर्म इस कोने से, तो क्या होगा, कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ पाए, उसी कारण टेक्निक अपनाता है हमारी ओवम, क्या करेगी, 900 थिक आर्मस्ट्रांग लेयर, एक मॉडिफाइड लेयर बना देगी हमारे प्री वेटलाइन स्पेस के ऊपर, जो कि बहुत मोटी होगी, इसमें कोई भी स्पर्म जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बाय द रिसीविंग स्पर्म ओवम कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और एग बिकम एक्टिव इन नेचर नाउ। मतलब कि जैसे स्पर्म की एंट्री होगी उस टाइम पे हमारा एग जो हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, सेकेंडरी उस साइड वहां से निकल चुकी है ओवुलेशन के जरिए, अब अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, दोनों का जो यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो फ्यूज होगा और हमारा फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, पोलर न्यूक्लियाई और प्रो न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज होगा और फॉर्म करेगा यहाँ पे जाइगोट का। ठीक है, मेल और फीमेल का प्रो न्यूक्लियाई क्या करेगा, फ्यूज करेगा और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट as the zygote move toward the isthmus of the oviduct called cleavage। मतलब कि जैसे यहाँ पे जाइगोट बन गया, अभी क्या हो जाएगा, एग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट इन नेचर यहाँ पे हो जाएगा। वो धीरे धीरे क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब से इस्थमस की तरफ बढ़ते हुए यूट्रस की तरफ जाएगा। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे कहाँ था, एम्पुलर जंक्शन पे था, यहाँ से वो क्या करेगा, आगे डिवाइड होते होते हमारा इस्थमस जंक्शन से यूट्रस की तरफ वो मूव करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे वो क्लीवेज फॉर्मेशन करेगा हमारा जाइगोट के अंदर। क्या हुआ, क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, डिवीजन। यहाँ से डिवाइड हुआ, यहाँ से ये डिवाइड, ऐसे ये डिवीजन होता जाएगा इसके अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लीवेज, जहाँ से डिवाइड होगा। और क्लॉन क्लीवेज में हमारे हेल्प करेगा जो हमारा सेंट्रियोल था, प्रॉक्सिमल, डिस्टिंग और रिंग सेंट्रियोल, जो हमारे स्पर्म के बॉडी के ऊपर पाया जा रहा था, मिडिल पीस और टेल के पास, वो सेंट्रियोल जो हमारे क्लीवेज डिवीजन में हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे टूवर्ड्स द यूट्रस एंड द फॉर्म 2, 4, 6, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड एज ब्लास्टोमेर। क्या करेगा, वो आगे डिवाइड हो जाएगा। क्लीवेज क्या होता है हमारा, आगे आगे वो डिवाइड हो जाएगा, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। इस स्ट्रक्चर को जैसे वो डिवाइड हो जाते हैं 8 स्ट्रक्चर डॉटर सेल्स तक के, 8 डॉटर सेल्स तक के डिवाइड हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर्स कहेंगे। उसके बाद एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल ब्लास्टोमेर कॉल्ड मोरुला, इट फर्दर डिवाइडेड एंड फॉर्म द ब्लास्टोसिस एंड इट फर्दर मूव टू द यूट्रस। मतलब कि 8 to 16 सेल स्टेज को हम कहते हैं मोरुला। ये मलबरी फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर से दिखता है, इसलिए साइंटिस्ट इसको मोरुला नाम दिया है। मोरुला आगे फर्दर डिवाइड करेगा 16 to 32 सेल्स के अंदर, जो कि फॉर्म कर लेंगे 2 लेयर्स का। आउटर लेयर आ जाएगी हमारी ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर आ जाएगी हमारी इनर सेल मास। जो हमारे इनर लेयर आ जाएगी इसको हम कहेंगे हमारा एम्ब्रियो, इनर सेल मास जो हमारा बनाएगा, और आउटर लेयर जो इसकी रहेगी इसको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आगे जाके हमारा प्लासेंटा बनाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। इम्प्लांटेशन पढ़ने से पहले हम एक बार देखते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन डायग्रामेटिक व्यू कैसे दिखता है। अब आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे हमारे फर्टिलाइजेशन का कि वो कैसे होता है। अब देखते हैं कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमने जो अभी तक पूरी थ्योरी पढ़ी है वो इस डायग्रामेटिक व्यू में कैसे दिखती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारी स्पर्म की क्या होगी, एंट्री होगी कहाँ पर, वजाइना के अंदर। वजाइना से क्या होगा, वहाँ पे लिक्विफिकेशन ऑफ स्पर्म होगा, सीमेन क्या हो जाएगा अलग, स्पर्म हो जाएगा अलग, जिसके अंदर लगता है 1 to 2 आवर्स का टाइम। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा स्पर्म है वो सर्विक्स के अंदर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा और यूट्रस की तरफ दौड़ेगा। यूट्रस से ये ऊपर की तरफ जाएगा और फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पे एम्पुलरी जंक्शन के पास जो हमारा ओवम वेट कर रहा है वहां जाकर क्या होगा, उससे फ्यूज होगा। सबसे पहले इसको हम लेबल करते करते हुए चलते आगे। ठीक है, ये हमारे स्पर्म, इसके जो नीचे यहाँ पे फ्लूइड जैसा दिख रहा है ये है हमारा सीमेन। सीमेन क्या करता है, एक मीडियम बनाता है हमारे स्पर्म को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। वजाइना से हमारा सीमेन क्या रहेगा, वहां पे सेपरेट हो जाएगा, लिक्विफिकेशन हो जाएगा, स्पर्म क्या चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। अब जब यहाँ स्पर्म आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, इसके ऊपर कौन सा एंजाइम लगा होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम। इसके पास क्या है हमारा फर्टिलाइजिंग एंजाइम। दोनों क्या करेंगे, स्पीशीज स्पेसिफिक एक दूसरे का ट्रैक करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी दौड़ डाल के ऊपर जाएगा हमारे फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी जंक्शन के पास। एम्पुलर जंक्शन यहाँ पे है। ये हमारा फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी जंक्शन, जहाँ पे हमारा ओवम क्या कर रहा है, वेट कर रहा है हमारे स्पर्म का। अब क्या होगा, यहाँ से स्पर्म पहुंच जाएगा, ओवम को भी तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा ओवल्यूशन साइकिल, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो यहाँ पे हो रहा है।
आप देख सकते हो यहाँ पे लेयर बनी है हमारे यूट्रस की, बहुत ज्यादा चिपचिपी बनी हुई है। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजर आके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये हो गए हमारे एग नेस्ट, हमारी ओवरीज के अंदर, इसमें हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स में डिवाइड होंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स किसमें डिवाइड होगा, हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी होगा हमारा टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियर से बन जाएगा ये हमारा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल से क्या होगा, ये जो यहाँ पे एग है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हमारे चले जाएगा हमारे फिम्ब्रे के जरिए हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये हमारा मैच्योर ओवम है, ये हमारा मैच्योर ओवम है, जिसके अंदर हैप्लॉइड सेल ऑफ न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जो कि पूरी तरीके से कवर हमारे जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, प्रीविटलाइन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंबर्स से हमारे पूरी की पूरी हमारा जो ओवम है वो कवर्ड है। यहाँ से क्या होगा, ओवम निकला, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, हमारे जो ओवम यहाँ से निकलेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे सीक्रेट करेगी, सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे। अब प्रेगनेंसी होने वाली, यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों एक समय पे यहाँ पे आ रहे, तो कॉर्पस एल्बिगस बनने की कोई यहाँ पे बात ही नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहेगा, यहाँ पे मेंटेन रहेगा हमारे ओवरीज के अंदर, ठीक है। ये हमारा ओवेरियन साइकिल है। उसके बाद यहाँ जब मैच्योर है आगे की तरफ बढ़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्टर है, एक ग्रूव बना हुआ है, जिसमें हमारा जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है हमारे सेकेंडरी उस साइड का। क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी उस साइड का डिवीजन कंप्लीट होगा और यहाँ पे बनेगा हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम। अब यहाँ पे जो स्पर्म है ये वाला, ये अंदर आ जाएगा यहाँ पे, और इसका न्यूक्लियस भी इसके अंदर आ जाएगा हेड के साथ। यहाँ पे क्या आ गया, दोनों का, यहाँ पे देखो ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये हमारा ओवम का न्यूक्लियस, ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस, दोनों के आगे हमारे सेल के अंदर, हमारे एग के। और इसने बना ली एक मोटी सी लेयर, जिसको हम कहते हैं हमारी प्रीविटलाइन स्पेस। इसको खर लेगी, पूरा प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको पूरा थिकर बना देगी, बहुत कितना 900 एंगस्ट्रॉम तक उसको थिक बना देगी, ताकि कोई दूसरा स्पर्म इसमें क्या करे, एंट्री ना मार सके, ठीक है। ये आगे फर्दर डिवाइड होगी, बनाएगी 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 to 8 सेल स्टेज। इस स्टेज को हम कहते हैं मोरुला, जिसके अंदर 8 to 16 सेल्स होते हैं। ये आ जाएगा हमारा क्लीवेज। जो ह्यूमन का जो जाइगोट होता है बेसिकली वो एक भाग में डिवाइड होता है, मतलब एकदम सेंटर लाइन से वो डिवाइड होगा। जैसे यहाँ इसका क्लीवेज बना हुआ है तो यहाँ से डिवाइड होगा, ये ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। ये सेंटर लाइन से डिवाइड होगा, ये आगे जाके फिर ऐसे बीच से डिवाइड होगा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ऐसे कोई काट बीच से डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब ये सेंट्रली डिवाइड होता है हमारा, जो हमारे ह्यूमन का क्लीवेज होता है। 2 cell stage, 4 cell stage, 8 to 16 cell stage, 8 to 16 cell stage को हम कहते हैं मोरुला। आगे फर्दर डिवाइड होगा ये 16 to 32 सेल्स, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिल कहते हैं इसके। ब्लास्टोसिल के अंदर एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की कैविटी होती है, जो कि आगे जाके डिवाइड हो जाती है आउटर सेल मास और इनर सेल मास। जो आउटर लेयर इसकी आउटर सेल मास से बनी होती है उसको हम कहते हैं ट्रोफोप्लास्ट सेल, जो कि ट्रोफोप्लास्ट सेल लेयर बनाती है। और अंदर का जो रहेगा वो रहता है हमारा इनर सेल मास, जो कि हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये हमारे अंदर का आ गया एम्ब्रियो, और बाहर की ले जाएगी हमारी ट्रोफोप्लास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पे डे बढ़ रहे हैं, इसमें अगर डे का नाम लिखूं तो आ जाएगा हमारा फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। जो यूट्रस की वॉल है वो एंडोमेट्रियम क्या करेगा, उसके अंदर जाके एम्बेडेड हो जाएगा डे 7th को। 7th के डे क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को, इसी अटैचमेंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इस साइड को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, जो बेसिकली डे 7 पे होता है। ये डायग्राम आपको समझ आया कैसे कैसे, एक बार फिर से प्रश्न ले लेते हैं। जो हमारा ग्लैंड्स पेनिस है वो वेजाइना के साथ कॉपुलेट करेगा बहुत ही फोर्सली। उस फोर्स के कारण क्या होगा, हमारा क्या कर देगा, सीमेन इजेक्ट कर देगा। हमारा ग्लैंड्स पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटल हमारे मेल का इजैकुलेट कर देगा सीमेन को वेजाइना के अंदर। वेजाइना पे क्या होगा, लिक्विफिकेशन होगा, हमारे स्पर्म का वॉशिंग ऑफ स्पर्म होगा।
1 से 2 घंटे में क्या होगा, जो हमारा सीमेन है वो स्पर्म से अलग हो जाएगा। सीमेन वही रहेगा, हमारा स्पर्म क्या करेगा, आगे दौड़ लगाएगा हमारे यूट्रस से आगे जाएगा यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब तक। फेलोपियन ट्यूब में एम्पुलर जंक्शन पे यहाँ क्या करेगा, एग यहाँ पे वेट कर रहा होगा हमारे स्पर्म का। दोनों स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल होता है दोनों में, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली फीमेल क्या करेगी, मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे होगा डे 14 के बाद हमारा ओवल्यूशन, यहाँ से जाएगा हमारा ओवम ऊपर हमारे एम्पुलरी जंक्शन के पास। एम्पुलर जंक्शन में जब तक दोनों ना आए तब तक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे केसेस में होता है कि हमारा फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अगर दोनों एक जगह पे एक टाइम पे ना आ सके फर्टिलाइजेशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, हेड है हमारे स्पर्म का, यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्टर पर आगे टच होगा, इसको न्यूक्लियस का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा हमारा ओवम। उसके बाद बाहर एक बना देगा थिक मेम्ब्रेन लेयर, जो कि 900 थिक एंगस्ट्रॉम की लेयर रहेगी, प्रीमेट्राइन स्पेस के अंदर बन जाएगी। आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, फ्यूज जाएंगे, बनेगा जाइगोट। जाइगोट से आगे बनेगा यहाँ पे हमारा क्लीवेज, जो कि 2 सेल स्टेज आएगा, 4, 6, 8 सेल स्टेज को हम कहते हैं। इसमें अंदर 8 to 16 सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं मॉरुला। इसके अंदर से क्लीवेज डिवाइड होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। आगे जाके बनेगा ये ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर से आगे जाके बनता है मोरुला। मोरुला से आगे जाके बनेगा ये ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील के अंदर कैविटी, जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आउटर लेयर बनाती है, और इनर सेल मास बनाएगी हमारे एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद आगे जाके वो अटैच हो जाती है हमारी, एम्बेडेड हो जाती है हमारे यूट्रस के वॉल एंडोमेट्रियम के साथ, और इसी अटैचमेंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद क्या होगा जी, इसकी आउटर लेयर रहेगी वो हम बना लेगी प्लासेंटा, और अंदर का जो सेल्स रहेंगे इनर सेल मास वो बना लेगा हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से हमारे बेबी का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हुआ हमारा पूरा फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे समअप। इसका हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बारे में। ये होता है अटैचमेंट इम्प्लांटेशन का डे 7 के ऊपर। बेसिकली डे 7 या 8 ही होता है, हम मान के चलते डे 7 पे होता है। अब इस बारे में यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। अगर आपको इस डायग्राम में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इम्प्लांटेशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। Blastocysts attached with the layer of uterus that is endometrium is known as implantation। ये जो यूट्रस की लाइनिंग है जहाँ पे हमारा एंडोमेट्रियम बना हुआ है, इस अटैचमेंट को हम कहते हैं, जो ये हमारा अटैच हो गया है दोनों के साथ यूट्रस की एंडोमेट्रियम से, हमारा जो यहाँ पे फर्टिलाइज एग है यहाँ पे आकर अटैच हो गया है। किसकी वजह से, हमारे ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स की वजह से, जो कि हमारा क्या बनाता है, हमारा बाहर का लेयर बनाता है हमारे सेल की, जिसको आगे जाके बन जाता है, डिवाइड हो जाता है हमारा प्लासेंटा के अंदर। उस अटैचमेंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, Point of attachment placenta is developed at a day of 6th day after fertilization। 6 दिन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन के 6 दिनों बाद जब ये प्लासेंटा यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है, यहाँ पे हमारा प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? प्लासेंटा क्या होता है, ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। यहाँ पे आपको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे छोटे छोटे, इसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि that along with the uterine wall form function unit between the embryo and the maternal body is called as placenta। मतलब जो कोरियोनिक विलाई होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि हमारे फीटस से जुड़े होते हैं, हमारे मैटरनल बॉडी और फीटस के, और बीच की जो हमारी लेयर होती है जो कि बॉर्डर बनाती है हमारी मदर का ब्लड और फीटर का ब्लड को सेपरेट करके रखता है, उसको हम कहते हैं प्लासेंटा। ठीक है, जो कि फंक्शन यूनिट होती है हमारी मैटरनल बॉडी और हमारे एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो के बीच की। इट अटैच विथ फीटस विथ एम्बेलिकल कॉर्ड that transport that food and oxygen to the growing embryo और exchange of waste material and waste gases। मतलब क्या करेगा, फीटस से हमारा जो एम्बिलिकल कॉर्ड से हमारा प्लासेंटा जो रहेगा जुड़ा रहेगा, वो हमारा जो एम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है उसके जरिए फीटस को क्या करेगा, मैटरनल बॉडी से फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और जिससे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और जो एक्सचेंज ऑफ हमारा गैसेस है, कुछ वेस्ट मटेरियल है, उसको वापस यही से ब्लड के जरिए एम्बिलिकल कॉर्ड के प्लासेंटा के जरिए मदर की बॉडी से बाहर निकाल देगा। यहाँ तक वो हमारा इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। The placenta also act as an endocrine tissue and produce several hormones like HCG, human chorionic gonadotropin hormone, HPL, human placentation lactogen hormone, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन्स के यहाँ पे नाम लिए जा रही है क्विज में, या फिर कभी सेवरल वन वर्ड क्वेश्चंस में आंसर आपको देना पड़ता है कि यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन है जो हमारे प्लासेंटा सिक्रीट करता है टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ओनली। प्रेगनेंसी ओनली मतलब एनी टाइम हमारे बॉडी में जो फीमेल के रहता है वैसा हार्मोन नहीं, जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही सिक्रीट होता है। उसमें 3 टाइप के हार्मोन्स यहाँ पे से आएंगे,
HPL, HCG और यहाँ पे आ जाएगा तीसरा रिलैक्सिन जो हमारा ओवरी सीक्रेट करेगा एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड बाय ओवरी। रिलैक्सिन जो होता है हमारे लेटर फेज में, मतलब हमारी प्रेगनेंसी एंड होने वाली रहती है, उस टाइम पे हमारी जो ओवरीज है वो रिलैक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। कब सीक्रेट करेगी? जब हमारा पार्चुरेशन आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, उस टाइम रिलैक्सिन सीक्रेट करती है हमारी ओवरीज से। HC यहाँ पे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन मतलब यहाँ पे ह्यूमन के जो बनने की जो प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा हमारी हेल्प करेगा HCG। HPL लैक्टोजन हार्मोन, प्लासेंटल एंड लैक्टोजन हार्मोन, ये बेसिकली हमारा लैक्टोजन हार्मोन, जो हमारा लैक्टेशन होगा या मतलब बेबी के बर्थ के बाद जो लैक्टेशन पीरियड आएगा उस टाइम के हार्मोन के जो काम आता है वो हमारा HPL आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अदर हार्मोन लाइक थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन आर आल्सो इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड बॉडी। मतलब कि जो मैटरनल ब्लड रहेगा हमारे फीमेल मदर का, उसमें क्या होगा, ये सारे पांचों हार्मोन में क्या रहेंगे, लेवल में हाई रहेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा इम्प्लांटेशन होगा, आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में क्या होगा, जैसे ही हमारा इम्प्लांटेशन होगा 7th डे के बाद, जो हमारा एम्ब्रियोनिक लेयर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 लेयर्स के अंदर। आउटर को हम कहेंगे एक्टोडर्म, मिडिल को हम कहेंगे मेसोडर्म, इनर को हम कहेंगे एंडोडर्म। जो हमारी एक्टोडर्म रहेगी, हमारी जो सबसे बाहर की आउटर लेयर, वो क्या बनाएगी, हमारे स्किन और नर्वस सिस्टम को बनाएगी हमारी पूरी बॉडी के। जो हमारी मिडिल और मेसोडर्म रहेगी लेयर, जो बीच की लेयर होती है, जो ये दोनों की आती है, वो बनाएगी हमारी कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी की। ठीक है, जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में आएंगे, ब्लड वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरी, ये सारी बनाएगी हमारी मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मैंने बताया था आपको हार्ट वाले चैप्टर में कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन हमारा हार्ट और हमारी आर्टरीज और वेन्स आती है। अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लास 11 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन मैंने पढ़ाया था उसके बारे में। इनर सेल, इनर लेयर जो होती है हमारी एंडोडर्म के नाम से जानी जाती है, जो क्या बनाएगी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आती है तीनों लेयर के काम। ये क्या करती है, बेसिकली दिस ऑल 3 लेयर्स आर फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। मतलब कि जो हमारा आगे एम्ब्रियो जो है वो फीटस में होगा, फीटस से आगे होगा डेवलपमेंट होगा बेबी का, उसमें ये सारे जो लेयर्स है हमारी बनी हुई, आगे जाके टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम क्या कर लेगी, फॉर्मेशन कर लेगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारा फीटस जो है वो वॉर्म के अंदर कैसा दिखता है, हमारी मदर की बॉडी के अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। हमारी जो ह्यूमन की प्रेगनेंसी होती है बेसिकली वो लास्ट होती है फॉर 9 मंथ। 9 मंथ की ह्यूमन की प्रेगनेंसी होती है, और उसके अंदर कौन कौन से मंथ में क्या कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट मंथ एंड होता है हमारे प्रेगनेंसी का, तब क्या बनता है, हार्ट बन जाता है, और जो कि फर्स्ट साइन रहता है हमारे ग्रोइंग एम्ब्रियो का। ठीक है, यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, उसमें हार्ट फर्स्ट मंथ में फॉर्म हो गया। सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट आर फॉर्म्ड वेल, मतलब कि यहाँ पे लिम्स और डिजिट मतलब हाथ और पैर की उंगलियां, जो हमारा हाथ पैर है वो धीरे धीरे यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा एट टाइम ऑफ 3rd मंथ, एंड ऑफ 3rd मंथ, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर माना जाता है। जो हमारी प्रेगनेंसी होती है बेसिकली वो 3 ट्राइमेस्टर में होती है। फर्स्ट के 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद के 6 मंथ तक सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 3rd 9th मंथ तक आता है 3rd ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स के बाद जैसे क्या होता है, मेजर्स ऑर्गन यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं इंक्लूडिंग द गोनेड्स, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड यहाँ पे हो जाते हैं। 4th मंथ जैसे यहाँ पे एंड होता है प्रेगनेंसी का, फीटस स्टार्ट हियरिंग, मतलब फीटस क्या होता है, सुनना चालू कर देते हैं बातों को, मतलब आसपास क्या हो रहा है सारे माहौल की बातें वो सुनना चालू कर देते हैं उसके कानों से। 5वें मंथ में क्या होता है, टाइम ऑफ एंड ऑफ 5th मंथ ऑफ अ प्रेगनेंसी, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एट टाइम ऑफ एंड ऑफ 5th प्रेगनेंसी का मंथ जैसे 5th वाला खत्म होगा, उसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मूवमेंट देखने मिलेगी, फीटस की फर्स्ट मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट मंथ से लेके 5th मंथ तक, 5th मंथ पे हमें देखने को मिलेगी फीटस की मूवमेंट। और क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, मतलब सर के ऊपर क्या आ जाएंगे, हल्के हल्के बाल आने लग जाएंगे, हेयर आने लग जाएंगे, हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ 6 मंथ यहाँ पे लग गया हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, बॉडी इज कवर्ड बाय अ फाइन हेयर एंड आईलिड्स एंड आईलैशेस आर सेपरेटेड। बॉडी क्या होगी हमारी फाइन हेयर से पूरी कवर हो जाएगी, आईलैशेस और आईलिड्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी और बन जाएगी। उसके बाद जो हमारा लास्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसको हम 3rd ट्राइमेस्टर कहते हैं। एट टाइम ऑफ एंड ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर द बर्थ। मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा पूरा प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, फीटस फुल्ली तरह डेवलप हो जाएगा, और प्रेगनेंसी के बाद यहाँ पे पार्चुरेशन डे मतलब डिलीवरी के लिए वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि हमारा जो फीटस है वो वॉर्म के अंदर कैसा दिखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा इन्फेंट की पोजीशन है, हमारे यूट्रस, हमारी वुमेन के वॉर्म के अंदर कैसा होता है हमारे मदर की। तो पहले इस तरह कुछ डायग्राम दिखते हैं, जो ऐसे का पोजीशन दिखेगा हमारे फीटस का। तो जो हेड रहेगा वो लाइट डाउन रहेगा हमारे यूट्रस के एंड पोर्शन वेजाइना की तरफ, ताकि यहाँ से वो चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन यहाँ से हो सके।
ठीक है, अब इसको हम लेबल करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं इस बार आप इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सबसे नीचे का जो पार्ट दिख रहा है इसको हम कहते हैं वजाइना, इसको हम कहते हैं बर्थ कैनाल, कि यहाँ से जब हमारा आखिर पर्चुरेशन कंप्लीट हो जाएगा, यही से हमारा जो फीटस है, हमारा इन्फेंट यहीं से जाएगा बाहर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वजाइना। ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें हमारा फीटस इसके अंदर है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूट्रस। यूट्रस के अंदर लेयर जिसके अंदर ये लगा हुआ है पूरा, उसको हम कहते हैं यूट्रस वॉल। एंडोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम और आती है हमारी पेरीमेट्रियम, तीनों को कवर करके रखी है हमारे यूट्रस को पूरा। यूट्रस की वॉल आ जाएगी पूरी। उसके बाद जो हमारे एम्ब्रियो को कवर करके रखती है उस लेयर का नाम होता है कोरियन, जो कि उसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्शन देती है हमारे एम्ब्रियो को, ताकि उसे चोट ना लगे। कोरियन के बाद आती है हमारी एमनियन लेयर, जिसके अंदर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक भरा होता है पूरी तरीके से। एमनियन के अंदर एमनियोटिक सैक और इसके अंदर हमारा पूरा एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसके अंदर हमारा जो फीटस है वो बेसिकली मूव करता है और उसी के अंदर ही ग्रो होता है। ये पूरा जो पानी जैसा सबको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो होता है पूरा हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको पूरा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक पिलाई जैसा, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, जिसके कारण हमारा प्लासेंटा जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच हुआ है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। हमारा जो फीटस रहेगा बेसिकली वो प्लासेंटा की हेल्प से, मतलब कि एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी रहेगी हमारी प्लासेंटा से, और प्लासेंटा क्या करता है, बैरियर होता है हमारे फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में। वो क्या करेगा, दोनों के ब्लड को मिक्सअप नहीं होने देता, यहाँ पे एक बैरियर बना होता है। मैटरनल बॉडी क्या करेगी, इससे सब एक्सचेंज, हमारी जो एक्सचेंज करेगा गैस से, इसको वेस्ट प्रोडक्ट होगा यहाँ से इसको ले लेगी और उसको क्या गिफ्ट में देगी, न्यूट्रिशन और कुछ फूड सप्लीमेंट्स इसको देगी, यहाँ से पूरा ब्लड के सहारे इसकी बॉडी में जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा प्लासेंटा। ये आ जाएगी रॉड लाइक, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। ये आ जाएगा हमारा फीटस। ये हो गया पूरा हमारा डायग्राम कंप्लीट। पोजीशन ऑफ इन्फेंट विद इन यूट्रस कैसा दे वो दिखता है, अगर आप इसे चेक कर लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन इसके बाद स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सबसे पहले हम पार्चुरेशन को देखेंगे, उसके बाद हम लैक्टेशन की तरफ मूव करेंगे। कब होता है पार्चुरेशन, एट अ टाइम ऑफ आफ्टर कंप्लीटिंग 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। पूरा जब गेस्टेशन पीरियड हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा पार्चुरेशन पीरियड आता है। उसमें क्या होता है, fully developed fetus and placenta send to a signal of the maternal pituitary gland so that the maternal pituitary gland secrete oxytocin hormone which causes vigorous and very strong contraction on the uterine wall। मतलब कि यूट्रस के जो ऊपर की वॉल होती है, जैसे हमने यूट्रस का डायग्राम देखा जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर्स में, तो उसमें हमने देखा था जो मायोमेट्रियम थी जो कि बहुत ही हमारे स्मूथ मसल से बन रही थी, वो क्या करने में हेल्प करती है, इसके जो रिसेप्टर होते हैं हमारे ऑक्सीटोसिन की उसी के ऊपर रहते हैं। वो क्या करेंगे, जो बेबी है उसको नीचे पुश करने में हेल्प करेंगे हमारे जो रिसेप्टर्स है। अगर रिसेप्टर हमेशा ऊपर की तरफ पाए जाएंगे, नीचे की तरफ आया तो ऊपर ही ढक लेंगे, इसीलिए रिसेप्टर जो ऊपर की तरफ पाया जाता है। फंडस और बॉडी पार्ट जो रहता है हमारा यूट्रस का उसके आसपास पाए जाते हैं, और बेबी को वेजाइनल कैनाल मतलब हमारे सर्वाइकल कैनाल जो कि हमारी बर्थ कैनाल मिलती है हमारी वेजाइना के साथ, उसके तरफ क्या करते हैं, उसको मूव करते ताकि जो हमारा बेबी है जो फीटस है वो एक्सपेलेट हो जाए हमारे यूट्रस के बाहर। जो ऑक्सीटोसिन है बहुत ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है कुछ देर के अंदर, हर 30 मिनट्स के अंदर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे यूट्रस की वॉल के ऊपर। और इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, जब फीटस की डिलीवरी हो जाए उस पूरी प्रोसेस को, ये कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे मैटरनल पिट्यूटरी, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सिन, ये सारे आते हैं हमारी कब, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। इस पूरे टाइम को हम कहते हैं पार्चुरेशन। इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पाया जाता है हमारे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर, जो कि पार्चुरेशन का ही एक पार्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बेसिकली बहुत ज्यादा नीट में आता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। 1 वर्ड के क्वेश्चन क्लास 12 में कभी भी आ सकते हैं। अ सिग्नल सेंड फॉर पार्चुरेशन
is by fully developed fetus and the placenta, which include mild uterine contraction called as fetal ejection reflex. कब होगा fetal ejection reflex और कौन कराएगा? फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स कब होता है? जब यहाँ पे गैस्ट्रेशन पीरियड ओवर हो जाता है, पूरा हमारा जो है 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, फीटस की डिलीवरी के टाइम आएगा, उस टाइम जो सिग्नल जाएगा हमारे फीटस की प्लासेंटा और हमारा फुली डेवलप फीटस सिग्नल भेजेगा मैटरनल बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड को कि यहाँ से वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करे, मायोमेट्रियम के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन किया होगा, रिसेप्टर्स आएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहाँ से फीटस जो है वो एक्सपेलेट हो जाएगा हमारे वजाइना बर्थ कैनाल के जरिए। टाइम ऑफ पार्चुलेशन रिलैक्स, जो रिलैक्सिन हार्मोन इसके पहले जस्ट हम लोग पढ़े थे कि इसमें हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन के अंदर टाइम ऑफ पार्चुलेशन द रिलैक्सिन एक्ट ऑन द पेल्विक वॉल, जो हमारी पेल्विक वॉल रहती है जो हमारे वजाइना के पास रहती है उसको क्या करेगी? डायलेट करेगी ताकि जो फीटस है वहां से आसानी से बाहर चले जाए। रिलैक्सिन हार्मोन जो कि हमारा सिक्रीट करता है हमारा ओवरी एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ओनली। कितने हार्मोन थे? 3 हार्मोन थे, HPL, HCG और हमारा रिलैक्सिन, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम भी ही सीक्रेट होता है, जो कि हमारा एंडोक्राइन टिश्यू होता है टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ओनली। रिलैक्सिन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, हमारी पेल्विक वॉल क्या करेगा? डायलेट करेगा ताकि यहाँ से जो फीटस है वो आसानी से बर्थ कैनाल से बाहर चले जाए। ये हुआ हमारा पार्चुलेशन कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं लैक्टेशन के ऊपर। आखिरी हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं लैक्टेशन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया पार्चुलेशन, बेबी की डिलीवरी हो गई, हमें समोसा लड्डू पेड़ा खाने के लिए मिल गया। उसके बाद देखते क्या होता है। मेमरी ग्लैंड ऑफ फीटस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, दिस प्रोसेस नोन एज लैक्टेशन। मतलब कि जब मेमरी ग्लैंड के फीटस से स्टार्ट कर देंगे मिल्क प्रोड्यूस करना प्रेगनेंसी के एंड मंथ के बाद, प्रेगनेंसी एंड होने के बाद, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस ड्यू टू इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, जो कि येलो थिक कलर का दिखता है, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी लाइक IgA, मतलब इम्यूनोग्लोबिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में उसके प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ और एंटी बॉडीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है, पर यहाँ पे आयरन नहीं होता हमारे मिल्क कोलेस्ट्रम के अंदर, ये बात आप याद रखिएगा। और ये जो मिल्क होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस हमारा न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जो कि बहुत ज्यादा उसे फायदा पहुंचाता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? हमारा लैक्टेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर के कोई भी टॉपिक के कोई भी स्टेटमेंट में या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो आज मैंने लेक्चर पढ़ाया है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसके आंसर मैं अभी रिवील कर दूंगा, उसमें से आप चेकआउट कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने उसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ये हमारे लास्ट लेक्चर के आंसर है। फर्स्ट का आंसर था हमारा 23 क्रोमोसोम, जो कि सेकेंडरी oocyte के अंदर पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन था हमारे स्पर्म का जो मिडिल एरिया होता है, मिडिल पीस होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, उसमें आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। जो हमारी फीमेल है उसका प्यूबर्टी स्टेज आने तक के उसके दोनों ओवरीज के अंदर कितने एग्स हमारे फॉलिकल्स बचते हैं, तो उसमें आंसर आ जाएगा 60 to 80,000। और हमारा लास्ट आ जाएगा LH, जो कि हमारा ओवल्यूशन का ओवल्यूटरी साइकिल का सबसे मेन हार्मोन होता है LH, जिसके कारण ही हमारा ओवल्यूशन होता है। ये हुए हमारे चारों क्वेश्चंस। आपके इसमें से कितने करेक्ट हुए मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद मैं आज के लेक्चर जो क्वेश्चंस है मैं आपको पूछूंगा उसका कमेंट सेक्शन में आंसर देके जाएंगे। आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन isthmus, second is ampullary junction, third is infundibulum and fourth is uterus. Second question is lifespan of a human sperm is what? 48 hours, 36 hours, 72 hours. Third और हमारा लास्ट आ जाएगा 24 hours. Third question is the embryo with 8 to 6 blastomere is called morula, zygote, cleavage और blastocyst. Fourth question, relaxin hormone which causes relaxation of pelvic wall is produced by which organ of female reproductive tract or female reproductive parts. First option is uterus, second is placenta, third is pituitary gland of maternal pituitary and fourth is ovary. Last question of this session, the first movement of fetus occur in which month of pregnancy? First is 6th month, second is 3rd month, third option is 5th month and fourth option is 8th month. इस क्वेश्चंस का आंसर आप वीडियो को पॉज करके देंगे, उसके बाद चेकआउट करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें मैं इसके आंसर्स लिख दूंगा कि इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें इसके आंसर्स मैं नहीं आपको बताऊंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे, हमारे आंसर्स में टिक आउट करेंगे, उसके बाद चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने इसमें से कितने आंसर्स को सही किया। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।